हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। हमारी क्लास नंबर 7 है। क्लास 5 की एनसीईआरटी हम कर रहे थे, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19 है ना, ये सारे चैप्टर आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम उनको क्लियर करेंगे, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14, जब धरती कांपी। तो इसमें क्या बताया बेटा, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। तो क्या आ गया था? भूकंप आ गया था, है ना। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी नहीं पता था कि क्या करना है ना। तो जब भूकंप आया, जब धरती कांपी, है ना, तो किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षक संकेत। इस पाठ के समय बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, फिर पहुंची मदद। जब भूकंप आया तो वहां पर लोग जख्मी हुए, है ना। तो क्या हुआ, फिर मदद भी पहुंची। तो कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयां भी देते थे। अब वहां पर इतनी दिक्कत आई तो दवाइयां भी चाहिए, लोगों को कपड़े भी चाहिए और खाना भी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। कुछ लोग जो है इंजीनियर थे और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाव, जो संस्था ने जो डिजाइन हमें सुझाए थे, उनके अनुसार जो संस्थाएं आए, जो वैज्ञानिक आए, जो इंजीनियर्स आए, जो आर्किटेक्ट आए, उन्होंने जो खास तरीके के डिजाइन उनको सुझाए थे कि अगर आप ऐसे घर बनाएंगे तो भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। तो उन्हीं लोगों के बताए अनुसार गांव वालों ने अपने अपने घर खुद ही बनाए और यह भी सुनिश्चित हुआ कि गांव के स्कूल वे लोग बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। गोबर और मिट्टी को मिलाया, उससे उपले बनाए और फिर उससे एक के ऊपर एक उन्हें रख के दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छत बनाई, फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे की तरह चमकता है। शिक्षक संकेत। बच्चों के साथ सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं पर चर्चा की जाए। उनके इलाके की संस्था के उदाहरण लिए जा सकते हैं। इंजीनियर, आर्किटेक्ट के कार्यों पर भी बच्चों से चर्चा की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। क्या क्या करें। अब इसमें यह बताया है कि जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए। संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। अब जब वहां भूकंप आया तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, है ना। सब लोग बैठे हुए 26 जनवरी की परेड देख रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भूकंप आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर हो सके तो घर से बाहर आप खुले में निकल जाओ, है ना। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छुप जाओ, है ना। उसे पकड़ लो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने का इंतजार करो। देखो बेटा, इमेज में दिखाया गया है ये, है ना। तो जब भूकंप आता है या तो आप घर से बाहर निकल जाएं, और अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो इस तरह से किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे जाके बैठ जाइए और इसको पकड़ लीजिए, है ना। तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। किसने की मदद। भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई एक रिपोर्ट को पढ़ो।
अब वो जो भूकंप आया था उसकी रिपोर्ट जो टीवी में आई, अहमदाबाद 26 जनवरी को हुआ था 2001 सन, है ना। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं। देखो कितना जबरदस्त भूकंप था, है ना। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले गए हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा 250 लोगों के शवों को निकाला जा चुका था, लेकिन कई हजार लोग भी इन इमारतों के नीचे भी मलबे में दबे हुए थे, है ना। और कितनी, कम से कम 150 इमारतें जो है वो ढह गई थी इस भूकंप में। आगे बढ़ेंगे हम। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरार ना पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। ये जो रिपोर्ट आई थी वो है। आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इसमें एक स्टोरी है बेटा। वो स्टोरी क्या है मैं आपको सुना देती हूँ। एक लकड़हारा होता है, वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। तो ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके हाथ जो है वो ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने हाथों को मुंह के पास ले जाता है और मुंह से फूंक मारता है ताकि उसके हाथों को गर्माहट मिले। तो एक बौना आदमी होता है, वालिस्ती है उसका नाम। तो वो देख रहा होता है, तो वो पूछता है उससे, लकड़हारे से, कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ, मुंह से हवा फूंक कर हाथों को गर्म कर रहा हूँ। तो ठीक है, वो चला जाता है। उसके बाद लकड़हारे को भूख लगती है ना। तो वो क्या करता है, पत्थरों को रख के उनके चूल्हा बनाता है और आग जलाता है और उसमें वो आलू रख देता है भूनने के लिए। तो जब आलू भून जाते हैं तो लकड़हारा आलू को निकालता है और वो आलू बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो वो फिर उसको फूंक मारता है ताकि ये आलू ठंडे हो जाएं। तो वो बौना आदमी देख रहा होता है। तो वो फिर आता है, वो कहता है लकड़हारे से कि ये आलू तो पहले से ही इतने गर्म हैं, तो तुम इनको फूंक मारकर और ज्यादा गर्म क्यों कर रहे हो। तो लकड़हारा कहता है कि मैं इन गर्म आलूओं को ठंडा कर रहा हूं। ठीक है। तो वो जो बौना आदमी होता है, तो अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि मतलब पहले फूंक मार रहा था हाथों पे तो कह रहा था कि हाथों को गर्माहट मिलेगी, है ना। अब गर्म आलू पे फूंक मार रहा है तो कह रहा है कि आलू को ठंडा कर रहा हूं। तो वो जो बौना आदमी होता है वो लकड़हारे से कहता है कि तुम कोई भूत या फिर जिन हो, क्योंकि उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब ये बात उस बौने आदमी को तो समझ में नहीं आनी थी। तो यही इसमें स्टोरी है। तो बस इतना सा ही था इसमें, मैंने आपको सुना दिया इसको, है ना। अब इसमें कुछ वैसे एग्जाम में इसमें से इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि चैप्टर था आपका तो आपको बताना तो था ही मुझे, है ना। तो इसमें हम अब इसमें क्या है कि बच्चों को बताएं कि इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना। तो इस कहानी के लेखक कौन थे बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई और कहानियां भी लिखी, है ना। बच्चों से चर्चा हो सकती है वालिस्ते जैसे काल्पनिक पात्र का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर ये चित्र है, देखो। मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा, है ना। दूसरा चित्र है ये। सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसीलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मारकर जो है हाथों पर वो फूंक मार रहा था, है ना। यहाँ पे जो सोनू है ना। तो लिखो कि सोनू के हाथ ज्यादा ठंडे होंगे या उसके मुंह की हवा, है ना। तो बस ये आप देख लो, बस यही मैंने बताया कि एक जगह तो वो फूंक मारकर गर्म चीज को ठंडा कर रहा है और एक जगह वो फूंक मार रहा है ताकि ठंडा है तो वहां पर गर्माहट मिल जाए। तो बस यही था इसमें, है ना। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक संकेत। बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझने में समय लगता है। इस गतिविधि से यह समझाने का प्रयास किया जाए
कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में यह समझ बना पाएंगे और इस अवधारणा को उनके अलग अलग अनुभवों से जोड़ना जरूरी है ना। शिक्षक संकेत दूसरा क्या है, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। जो नमी होती है ये शीशे को धुंधला कर देती है। आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं। कैसे? स्टेथोस्कोप लगाकर, है ना। शिक्षक संकेत, सांप वाले खेल में हवा का बहाव का अंदाजा होता है कि हवा किधर बह रही है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है, और जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे को आती है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, है ना। जैसे पंखे के नीचे, है ना। ध्यान रहे, दिशा पहचानने के लिए सांप को ऊपर से देखें। दिशा पहचानने के लिए सांप को ऊपर से देखना है। तो ये जो सांप वाला खेल है, इसमें जब हवा के बहाव का आप अंदाजा लगाएंगे तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी तो सांप जो है वो घड़ी की दिशा में घूमेगा। लेकिन जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की तरफ आएगी तो सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, जैसे पंखे के नीचे, है ना। ध्यान रहे, और दिशा पहचानने के लिए सांप को ऊपर से देखें, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब चैप्टर नंबर 16, कौन करेगा यह काम। तो ये देख रहे हैं बेटा, ये जो सफाई करते हैं आपका, है ना, उनके बारे में ये चैप्टर है। तो यहाँ से अभी तक तो कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर तो मुझे बताना ही था आपको, है ना। तो इसमें देख लेते हैं। शिक्षक संकेत हम इसमें पढ़ लेंगे। सफाई कामगारों से बातचीत करने से पहले कक्षा में उन प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है जो बातें बच्चे पता करेंगे। सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत ही संवेदनशीलता से हो, है ना। दूसरा शिक्षक संकेत क्या है, अपने इलाके के लोगों में से उनकी चर्चा हो सकती है जिन्होंने ऐसे बदलाव लाने की कोशिश की है। छुआछूत के भेदभाव पर खबरों का इस्तेमाल करके बच्चों को इन बातों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करें, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब चैप्टर नंबर 17, फांद ली दीवार, है ना। इसमें क्या है, अफसाना मसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है। समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज जो है प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में, है ना। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का, है ना। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में, है ना। तो ये चमकते सितारे, इसमें जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था वही है बस, इसमें अदरवाइज ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता आपसे, है ना। फिर इसमें क्या है कि बच्चों के अपने खेल के अनुभवों को सुने, है ना। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले। दूसरा शिक्षक संकेत क्या है, कक्षा में बच्चों की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके देने चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेले, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्या है कि बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान जो है उसके खेल से है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है।
फिर वह किस नंबर पर आया है इसका महत्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कोच सर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से आपसे पूछा जाता है ना। इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया कि इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, वहीं है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चू खान प्लेग्राउंड, है ना। मुस्तफा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, है ना। उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसीलिए उन्हें सब बच्चू खान कहते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब जाएं तो कहाँ जाएं, है ना। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 18, जाएं तो कहाँ जाएं। नदी के पास, है ना। एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी, है ना। तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों की जमीन घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। आगे बढ़ेंगे हम। डामर, है ना, कोल तार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। शिक्षक संकेत, बांध के बारे में बच्चों की समझ को स्पष्ट करें। इसके लिए इलाके या आसपास बने बांध का उदाहरण लिया जा सकता है। बांध बनाने से कुछ लोगों को फायदा होगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नुकसान होगा। तो इन बातों पर आप बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। आगे शिक्षक संकेत में क्या है, अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इन दोनों में होने वाली परेशानियां अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि। क्या इनसे सभी लोगों की भलाई होती है ना। इस पर बातचीत की जाए, रोज खबरों में आने वाली घटनाओं से इसको जोड़ा जाए। आगे बढ़ेंगे हम। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, चैप्टर नंबर 19। तो बानगांव गुजरात में है, बानगांव गुजरात में है ना। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है। जो सूखी लौकी होती है उसको ऊपर से तो मिट्टी से कवर कर देते हैं, उसके अंदर बीजों को रखा जाता है। मगर उस साल दामजी भाई ने बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। आप ये देख रहे हैं बक्सा, है ना, इसमें क्या है, नीम की पत्तियां बिछाई हुई है। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षक संकेत, पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों से उनके अनुभव अवश्य सुने। पाठ में बाजरा मात्र एक उदाहरण है। बच्चे अपने इलाके में उगने वाली फसलों और सब्जियों के उगाने में जो बदलाव देखते हैं उन्हें भी बताने को कहें। जब बच्चा अपने अनुभव बताता है ना तो उसको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो उनकी वास्तविक जिंदगी से जोड़ कर पढ़ाएं, है ना। इसीलिए आगे बढ़ेंगे हम। जब नई फसल तैयार हो जाती है तो सब साथ साथ त्योहार मनाते हैं। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी, है ना। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ, है ना, एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते थे। क्या करते थे, मटके में भर देते थे सब्जियों को सर्दियों में, है ना, और सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसाले के साथ मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। कोयला का जो अंगारा होता है बेटा, उसमें मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, है ना, वाह। साथ में घर का दूध, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती है। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। खर्चे पर खर्चा, है ना। अगले 20 सालों में बहुत बदलाव आए। अब खेती में बहुत सारे बदलाव आ गए। गाय बैल नहीं थे, है ना, तो गोबर की खाद भी नहीं थी। हसमुख ने नई महंगी
खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी ही कीड़े लग जाते थे। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता था, है ना। और एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों से जैसे जमीन की जान ही खींच ली हो। जब आप खेत में एक ही तरह की फसल को बार बार उगाएंगे और दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जमीन बंजर हो जाती है। तो वही कहा गया है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयां डालने से जैसे जमीन की जान ही चली गई हो। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षक संकेत। बच्चों के अनुभवों को आधार बनाते हुए चर्चा की जाए कि फसलों के उगाने में कैसे कैसे बदलाव आए हैं और उनके क्या कारण हो सकते हैं। अखबारों का भी इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट शिक्षक संकेत क्या है आपका, कि बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए प्रेरित करें कि वे तरक्की या विकास से क्या समझते हैं, है ना, और क्या चाहते हैं। दुनिया भर में हो रही बहस से भी इस चर्चा को जोड़े, जैसे विकासशील देशों में किसानों की जरूरतें, है ना, देसी बीजों और पौधे को बचाने की कोशिशें, देसी नुस्खे और दवाइयों पर किसका हक, किसानों का या बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का। तो बच्चों के साथ इस पर चर्चा करें। अब ये क्या है, ये एक जो है रिपोर्ट है जो अखबार में छपी। तो इसमें क्या था, ये 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश में जो है कई किसानों थे जो बेटा जिनको खेती में घाटा हुआ। अब घाटे के कारण वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए तो उन्हें जेल में भेज दिया गया, है ना। ऐसे ही एक किसान थे नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपए का कर्जा लिया था और यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपए देकर भी उनका सारा कर्जा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बैंक से कितना कर्जा लिया था, 24,000, है ना। और उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपए देकर भी उनका सारा कर्जा पूरा नहीं हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी, उद्योगपति और जो करोड़पति हैं जो इनका कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है ना। तो इसमें क्या है कि सरकारी आंकड़ा था जिसमें सन 1997 से 2005 तक जो है 1,50,000 किसानों ने अपनी जो है वो जान मतलब आत्महत्या कर ली, है ना। उन्होंने अपनी जान खुद ले चुके हैं, मतलब वो आत्महत्या कर चुके हैं। उनको इतना घाटा हुआ, कृषि में घाटा हुआ तो वो बैंक का लोन नहीं चुका पाए। तो मतलब सन 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे ज्यादा भी हो सकती है ना। तो देखो ये कितना गंभीर मामला, मतलब ये सोचने वाली बात है कि कितने किसानों ने अपनी जान ले ली थी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। भास्कर भाई की बाड़ी। इसमें क्या है, हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल, है ना। हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगी खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़े ने खाया है। आगे बढ़ेंगे हम। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे, ये देख रहे हैं आप, रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे, है ना। तो ये क्या है, क्रोटोन है ना। किस लिए, अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए। हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों जो है, ये क्रोटोन जो है, इनकी जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं, है ना। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। ये जो पेड़ होता है इसकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, तो जैसे ही मिट्टी की नमी खत्म होती है तो इस पेड़ की पत्तियां सूखने लगती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पानी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों,
शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से, है ना। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुए दिखे, कितने सारे केचुए ही केचुए थे, पूरे फॉर्म में जो शायद लाखों केचुए होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट आता है, जो केचुए होते हैं वो जमीन में छेद बनाते हैं जिससे मिट्टी पोली हो जाती है ना। और इन केचुओं के मल से जो है जमीन क्या होती है, उपजाऊ बनती है। आगे बढ़ेंगे। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा है जिसमें केचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, है ना, सब्जी और फल के छिकले उस गड्ढे में डाल देते हैं। जो आपका रसोई घर का जितना भी कचरा होता है, जो सब्जियों के छिलके हैं आपके और जो फल के छिलके हैं, उसको क्या करते हैं, उस गड्ढे में डाल देते हैं, है ना। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है, कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की जो है खाद से ज्यादा अच्छी और सस्ती खाद उनको मिल जाती है। फिर हमने इस फॉर्म में उगे कई फल भी चखे, मजा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी हमने जाना। तो यहीं पे हमारे आपके सारे 14 to 19 जो चैप्टर थे, 14 से लेकर के 19 तक के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।